एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत गुरुकुल। आज से हम विजन आइज की जून मंथ की करंट अफेयर कवर करेंगे। और ये जो आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन को कवर करेंगे। एंड इसका फर्स्ट टॉपिक है जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो चलो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं? जो भी कोई भी लीगल एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट होता है जो बॉडी, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। एंड CIC, that is सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज़ अंडर द RTI एक्ट 2005 ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसी वजह से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये क्यों किया गया था? जो कि RTI की जुरिस्डिक्शन को सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी तक एक्सटेंड करने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका कंपोजिशन क्या है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। एंड उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। जो कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते रहते हैं, एंड ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड द चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। जो पहले जो होता था, जो उनका टेनर कैसे होता था, जो RTI 2005 एक्ट के अंडर वो फिक्स टेनर होता था 5 साल का, अप टू रिटायरमेंट एज ऑफ 65 years, which ever is earlier. But on the amendment in 2019, the tenure of the commission has been cut to 3 years. Now इनका फंक्शन कैसे होता है? It is same power as the civil court, and it is trying suited under Code of Civil Procedure 1908। क्या फंक्शन होता है? फॉलोइंग मैटर्स पे वो समन करते हैं: एनफोर्सिंग द ऑर्डिनेंस ऑफ ए पर्सन, रिकॉर्डिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, री-क्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ कॉपीज thereof from any court or office, issuing summons for examination of witness or documents। सो जो CIC को जो केस आता है जो इंक्वायरी करने के लिए, वो क्या है कि कोई भी पर्सन अगर रिफ्यूज़ कर दे कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट किया है उसे एक्सेस देने के लिए, या विद इन जो टाइम लिमिट होता है उस टाइम लिमिट पे अगर कोई एक्सेस नहीं दे पाया तो उस केस को चीफ इलेक्शन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दी जाती है। क्या क्या इश्यूज है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे? पोर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। सो पोर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के वजह से ये डिलेज होता है टू प्रोसेसिंग RTI एप्लीकेशंस, एंड इसी वजह से केसेस की पेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द RTI रूल्स दैट इज 2019, देयर इज ए गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्योंकि वो जो टेनोर रेस्ट्रिक्ट की गई है अभी 3 years के लिए, वो कहा जाता है कि उनका इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा हाम पर हुआ है। देयर इज ए वैकेंसी, देयर इज ए वैकेंट फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड्स। बहुत कुछ साल के लिए वो बहुत सारे CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट वैकेंट है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग और रिक्वायर्ड नॉलेज टू एक्ट डील विद द RTI एप्लीकेशंस। सो दीज आर सम इश्यूज। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए टू इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ द CIC? एक ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है जो कि 24 hours अवेलेबिलिटी फॉर ई फाइलिंग ऑफ द RTI एप्लीकेशन ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट, दैट 24 hours सर्विस। ई गवर्नेंस की वजह से क्विक डिस्पोजल ऑफ RTI एप्लीकेशंस। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये फेडरेशन का काम जो कि 2009 में आया था, टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशंस अमंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन and the state information commission. Then RTI bill 2019 to further streamline institutionalize the RTI act of 2005. and क्या क्या हुए फॉरवर्ड है? तो these are the problems and these are the initiatives taken by the government. now way forward क्या हो सकता है? रिकॉर्ड मैनेजमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं। एंड अवेयरनेस, प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए थ्रू वेरियस मीडियम, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, पब्लिकेशन ऑफ RTI एक्ट इन रीजनल लैंग्वेज में प्रॉपर कैंपेनिंग होना चाहिए। एंड स्कूल कॉलेज के करिकुलम में RTI एक्ट को एक चैप्टर पे
ऐड करना चाहिए, एंड अवेयरनेस अमंग सिटीजन, क्विक डिस्पोजल, देयर नीड टू बी एनहांस नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर, तो जो स्टाफ बढ़ानी चाहिए दैट इज नंबर ऑफ इन्वेस्टर तो ऑलरेडी क्विकली डिस्पोजल के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्यों ये न्यूज़ में है अभी, क्योंकि ओडिशा हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है, जो कि इंसाइट जो कि स्टेट्स जुडिशरी की परफॉर्मेंस के बारे में एक इंसाइट देता है। तो व्हाट इज दिस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये ऐसे एक मैकेनिज्म है जो कि जजेस एंड कोर्ट्स को पर्सनली और इंस्टीट्यूशनली रेस्पॉन्सिबल किया जाता है अपनी बिहेवियर और डिसीजन के लिए, जो कि कंट्रारी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस होता है और एनी लीगल स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज और देयर इज ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विद इन द थ्री constitutional organs, that is legislature, executive and judiciary. There is our judiciary system is independent as well as integrated. However, the protector of the fundamental rights, judiciary system protector of fundamental rights होते हैं, interpreter of the constitution होती है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एंड जो कि पूरा इंडिपेंडेंट होता है। पर अंडर आर्टिकल 235 at the same time constitution provide for the control of high court over the subordinate judiciary, so it is to effective mechanism to enforce accountability. So क्या क्या joint accountability जो होते हैं, issues with joint accountability क्या issues है? that is a collegial system. collegial system की वजह से क्या होता है कि immense power कुछ judges के पास रह जाता है, concentrate हो जाता है, उसी वजह से nepotism की प्रमोशन होती है, एंड इट वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। कंडक्ट ऑफ जजेस, करप्शन और पोस्ट रिटायर्ड जब्स की वजह से देयर इज ए जजेस की कंडक्ट में कुछ चीज़ कंट्रारी टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, कुछ लीगल स्टैंडर्ड को भी मीट नहीं कर सकता है। इन हाउस फंक्शनिंग, तो व्हाट इज इन हाउस फंक्शनिंग? एलोकेशन ऑफ केसेस, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सब केसेस बहुत इनफॉर्मल होता है एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, बिकॉज द जुडिशरी सिस्टम इज आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द आरटीआई एक्ट, देयर इज ए इंफॉर्मेशन restriction in accessing information, there is a pendency of cases, बहुत सारी केसेस ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, देयर इज ए पेंडेंसी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे व्हिच इज लीड टू इरोजन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट। देन स्टेप्स टेकन टू प्रमोट द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, क्या क्या होना चाहिए? इन हाउस प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंसी लेनी चाहिए, और कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी इन हाउस प्रोसीजर एक फॉर्मुलेट करना चाहिए। मेमोरेंडम ऑन द प्रोसीजर 2016 टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एंड सेटअप ए परमानेंट सेक्रेटरीट इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। सो एक सेटअप करना चाहिए परमानेंट सेक्रेटरीट सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट जजेस की एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2020 टू डिक्लेयर देयर एसेट्स, लेस डाउन self declaration of their assets of lays down the judicial standards and establishes the process of removal of judges of the Supreme Court and the High Court. Use of the technology to digitize the legal process and monitor the entire life cycle of a case. So for digitalization करना चाहिए e-governance को, this denotes e-governance. And LIMS, what is LIMS? It is a legal information management and briefing system. It is a web based application जो कि सब cases को monitor करेगा, involving the central government and in a more effective and transparent manner. So basically ये सब ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। Then public interest, next topic, public interest litigation. Public interest litigation is the use of law to advance human rights and equality or raise issues of broad public concern. Okay, now अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन जो कि फ्रिवलेस होते हैं उसको ऑब्जेक्ट किया है, एंड इम्पोज्ड पेनल्टीज ऑन द पिटिशनर्स फॉर फाइलिंग लॉजरी लिटिगेशन, जो कि अपनी प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए
पिटिशन डाल रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करने की बात की है। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, इट इज़ बोरोड फ्रॉम अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिकल 39(1) which 39A which states, क्या कहता है, स्टेट सिक्योर्स एंड प्रोवाइड्स जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड एसेस्ट्रा। दैट इट इज़ एक पावर जो कि पब्लिक को दी गई है बाय कोर्ट। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोथ पब्लिक भी हो सकता है एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स पे भी हो सकता है। सम ऑफ द मैटर्स विच आर कंसिडर्ड अंडर PILR, bonded labor, regarding bonded labor, atrocities on women, environmental pollution, food adulteration, maintenance of heritage and culture, etc. So PIL कहीं भी फाइल की जाती है, एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं एंड किसी भी हाई कोर्ट पे PIL फाइल हो सकती है। PIL कौन फाइल हो सकता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन है, बट वो पर्सन जो कि एग्रीव्ड है वो ही डाल सकता है, ऐसे कोई बात नहीं, कोई भी डाल सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकता है, दैट इज बट नॉट विथ ए पर्सनल एजेंडा बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। एंड court can take awareness of a matter, there is a, and also appointment an advocate to handle a case. Issues, क्या क्या इश्यूज है? abuse of the process of the law। तो ये जो PIL जब से आया है उसका रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब है। PIL have been used for publicity and private interest, so there is a enforcement of judicial time। ऐसे भी इंडिया में जुडिशली केसेस बहुत पेंडिंग है और ये ज़्यादा से ज़्यादा केस की पेंडेंसी बढ़ा रहा है। स्टलिंग द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को ये डिले कर रहा है। एंड वायलेट द सेपरेशन पावर, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर को वायलेट कर रहा है। दैट इज़ कभी कभी PIL की वजह से जुडिशरी ओवरस्टेप कर जाता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव की एरिया पे। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? It helps to implement the concept of the judicial review, making judicial process more democratic, obtain social justice for society, minority, disadvantaged groups or individuals, creating sense of responsibility in public authorities, promote rule of law, transparency, and reduce corruption in administration, better enjoyment of fundamental rights. एंड क्या हुआ फ्रॉड क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, कोई एक प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट to preserve the purity and sanctity of the PIL, and added to doctrine. So doctrine of the separation power जो between our constitutional organs होते हैं, legislative, executive and judiciary के बीच में जो separation power है उसको आदर करने के लिए टाइमली डिस्पोजल ऑफ द PIL केसेस एंड पेनल्टी, अगर कोई झूठ किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई भी PIL फाइल किया है तो उसको पेनलाइज्ड करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हेड स्पेस। व्हाई दिस इज इन न्यूज़? बिकॉज recently National Crime Record Bureau reported about 500 rise in the case under head space laws in 7 years। लास्ट 7 years पे ये बहुत बढ़ गया है, 500% राइज। सो व्हाट इज हेड स्पेस? हेड स्पेस कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। that is not defined in any law in India, that is not defined in any international law, but in the international covenant on civil and political rights call for the prohibition by law of advocacy and hatred that constitute incitement to discrimination, hostility और violation। किसी भी चीज़ पर वो इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और वायलेंस होता है तो उसे हेड स्पेस माना जाएगा। हेड स्पेस कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन पे दी जाती है, इंक्लूडिंग इमेजेस, किसी भी इमेज के द्वारा भी हेड स्पेस स्प्रेड किया जाता है, किसी कार्टून्स के द्वारा भी, मेम्स के द्वारा भी, ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर एंड सिंबल्स दैट इट कैन बी डिसएमिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन। ये बोथ ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। क्या क्या लेजिस्लेशन अराउंड हेड स्पीच है इंडिया में? देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? दैट इज द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(2) जो कि रीजनल रेस्ट्रिक्शन देता है
that is under public order or decency or morality to किसको रिस्ट्रिक्शन देता है, दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एंड IPC 1860 दैट इज इंडियन पेनल कोड में वेरियस सेक्शन लाइक 153A 153B 298 etc. deal with speech or words that could create mischief, outrage religious belief or cause imputations to national integration. अगर कोई भी मिसचिफ, आउटरेज रिलीजियस बिलीफ और जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को इनपुट कर रहा है उसको हेड स्पीच माना जाएगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8 डिस्क्वालिफाइज ए पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ ही कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एनी एक्ट अमाउंट विद इलेजिटिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. कोई अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल कर रहा है देन ही विल बी disqualified for contesting an election. The Protection of the Civil Rights Act 1955 section that is according to section 7 it penalizes incitement to or encouragement of untouchability through words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise. तो ये तो है लेजिस्लेशन जो कि हेड स्पीच के बारे में. इश्यूज क्या क्या है हेड स्पीच में. इट स्प्रेड वायलेंस and it spread very quickly. It increased religious polarization and it also impacts social harmony and democracy, disturbing the law and order. So there are so many issues. What are the challenges countering the head speech? Okay, it is a straightforward clash with the freedom of speech and expression. It curbs dissent. There is no proper definition of the head speech yet. What are the way forward? There is a law commission recommendation. Law commission recommendation क्या recommend किया है? That is to add a separate offence. इसको एक separate offence की तरह add करना चाहिए IPC में to criminalize the head speech. And regulatory measure. Head speech it may result to violence, hostility and discrimination. Alternative dispute resolution of head speech cases. एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेटअप करना चाहिए. नॉन लीगल मेजर्स टू एड्रेस हेड स्पीच. इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजियस हेड्स टू बिल्ड एम्पैथी. कोई भी अगर हेड स्पीच हो गया, कोई कुछ इशू हो गया तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट रिलीजियस हेड को इन्वॉल्व करना चाहिए. एंड स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन टू मॉनिटर द डिसेमिनेशन ऑफ हेड स्पीच एंड मोबिलाइजेशन. ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी बोथ प्रिवेंट एंड काउंटर हेड स्पीच. तो क्या क्या फेमस हेड स्पीच है सुप्रीम कोर्ट. प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो ये केस है जो कि पिटिशनर ने कहा था कि दैट इज टू ही प्रेड दैट द स्टेट शुड एनैक्ट stricter regulation and take that is peremptory action against people promoting head speech. But the court observed that, but what is the observation of the Supreme Court? That the implementation of the existing laws would solve the problem of head speech, so to a great extent, so there is no need of further any law. Shrey Singhal or versus Union of India case. There is issues raised about section 66A of Information Technology Act 2000 relating to the fundamental rights of free speech and expression guaranteed by Article 19(1)A of the Constitution, where the court differentiated between discussion, advocacy and incitement. Okay, and held that first two were the essence of the Article 19(1), but incitement is not the essence of Article 19(1). So Supreme Court observed that discussion and advocacy is the part of the freedom of free speech and expression that is guaranteed under Article 19(1), but the incitement is not part of that rights. Then कुछ छोटे मोटे न्यूज़ है. द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज इंटरनेट शटडाउन. अभी यूनाइटेड नेशन ने सारे कंट्रीज़ को कहा है कि स्टॉप को इम्पोज शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन को स्टॉप करने के लिए कहा है. क्या इम्पैक्ट है इंटरनेट शटडाउन का एज पर द यूनियन रिपोर्ट. मेजर इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर ऑल सेक्टर.
शो इकोनॉमिक इंटरनेट शटडाउन की वजह से मेजर इकोनॉमिक कॉस्ट देते हैं। एंड मेजर इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, देयर इज ए कम्युनिकेशन डिलेज एंड इम्पेडमेंट ऑल्सो इफेक्टनेस हेल्थ केयर सिस्टम को यहाँ पर करता है। एंड देर इज ऑल्सो इट ऑल्सो अंडरमाइन द एक्सेस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स टू क्रिटिकल सपोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, सेफ्टी का भी इशू आता है। एंड कॉजेस मेंटल ट्रॉमा बाई डिपेंडेंस ऑफ रीचिंग लाउड वंस, इससे इंटरनेट सडन वजह एक कनेक्टिविटी कट हो जाती है। देयर इज सम की रिकमेंडेशन बाय द रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो कुछ की पॉइंट्स जो कि रिकमेंड किया टू स्टेट्स को इन्होंने क्या रिकमेंड किया है, दैट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम ए फुल रेंज ऑफ इंटरनेट शटडाउन। सो किसी तरह की फुल रेंज इंटरनेट शटडाउन मत कीजिए। एनी इट इज़ अ मस्ट फी, उसने फर्दर यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अगर कोई भी इंटरनेट शटडाउन होता है दैट मस्ट बी पब्लिकली अवेलेबल, एक पब्लिक अवेलेबल लॉ के तहत होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू अचीव ए लेजिटिमेट एम, कुछ कोई लेजिटिमेट एम होना चाहिए शटडाउन करने के लिए, प्रोपोर्शनल टू ए लेजिटिमेट एम। सो देयर इज कंपनीज को क्या रिकमेंडेशन है टू कंपनीज रेनफोर्स एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स वर्किंग टू प्रिवेंट एंड रिवर्स कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन। जिस वजह से भी कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन है उसको रिवर्स करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए सारे स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन होनी चाहिए। टू डेवलपमेंट एजेंसीज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, टू एंश्योर दैट द रिस्क ऑफ कंसिडर्ड। सो ये सब एजेंसीज रिस्क ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स को कंसिडर करेंगे। टू सिविल सोसाइटी को ये रिकमेंड किया गया है कि रेनफोर्स क्लैरिटी अप्रोच टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, स्टडी एंड रेस्पॉन्ड टू इंटरनेट शटडाउन्स। सो इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन होते हैं, सो दीज आर गवर्न्ड बाय द टेम्परेरी सस्पेंस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, दैट इज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के अंडर, जो कि which is notified under the Indian Telegraph Act 1885, pre-independent act, and the 2017 rules provide for the temporary shutdowns in a region round of public emergency up to 15 days at once। उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है 15 डेज। इंटरेस्टेड काउंसिल मीटिंग्स, सो नेक्स्ट इंटरेस्टेड काउंसिल मीटिंग क्यों न्यूज़ में है अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली रोड टू प्राइम मिनिस्टर एक लेटर लिखे हैं जिसमें कि उन्होंने रिकमेंड कुछ चीज़ें रिकमेंड की है। क्या दैट इज़ टू हेल्ड द मीटिंग थ्राइस ए ईयरली, थ्राइस ए ईयर होना चाहिए मीटिंग। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट द बिल्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो बिल नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं उसको दैट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल बिफोर बीइंग टेबल्ड इन पार्लियामेंट में टेबल होने से पहले वो इंटरेस्टेड काउंसिल में टेबल होना चाहिए। एंड इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इट इज इंटरेस्टेड काउंसिल मीटिंग, काउंसिल क्या होता है? इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट मे कंस्टिट्यूट सच ए बॉडी इफ नीडेड स्पेल्टेड। अगर प्रेसिडेंट को लगता है ऐसी कुछ इंटरेस्टेड काउंसिल बनाना चाहिए, देन प्रेसिडेंट में कंस्टिट्यूट। इन 1988 there is a Sarkaria commission suggested the council should exist as a permanent body, but in our original constitution in the article 263 that the president may constitute such a body, but now the Sarkaria commission suggested that the council should exist as a permanent body. In 1990 it came into existence through a presidential order that the council will be a permanent body. The council में कौन कौन होते हैं? Council consists of chairman, who is the chairman, prime minister is the chairman, chief minister of all the states and union territories having a legislative assembly. Members कौन कौन होते हैं? Chief ministers of all states, union territories having a Delhi and Puducherry. एंड एडमिनिस्ट्रेटर और कौन मेंबर होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली। और कौन मेंबर होते हैं? 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड
10 यूनियन मिनिस्टर एज परमानेंट इन्वाइटीज। देन क्या क्या फंक्शन होते हैं, दैट इज कोई भी डिस्प्यूट हो बिटवीन टू स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स, उसका इंक्वायरी की जाती है। एंड कोई भी कॉमन इंटरेस्ट होता है टू स्टेट्स और मोर, टू स्टेट्स और यूनियन के बीच में, देन मेकिंग रिकमेंडेशन, कुछ रिकमेंडेशन किया जाता है फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। एक फैक्ट्स दिया गया है, द इंटरस्टेट काउंसिल हैज़ मेट ओनली वंस इन द लास्ट 6 years, सो इट हैज़ मेट ओनली वंस इन द लास्ट 6 years एंड 11 times सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1998। इसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। इलेक्शन हेल्ड इन a सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल, there is also Rajya Sabha election held for several states. There is a topic. Now Rajya Sabha is the upper house of our parliament. It's a permanent body. It cannot be dissolved. तो कितना मेंबर है? 250. Now presently maximum strength is 250, and now presently it is 245. Out of which 238 presently, 233 are representative of the states, and the United States is elected indirectly, and 12 are nominated by the president. Term of a member is 6 years. तो राज्यसभा इलेक्शन कैसे होते? To ensure continuity, 1/3 of its members retired every second year. 1/3 of its members retired every second year. Representative of the states are elected under Article 18 by elected members of the state legislature. कौन वोट देते हैं? जो भी स्टेट से को रिप्रेजेंट करेंगे उस स्टेट के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर उन्हें वोट देते हैं। सीट्स आर अलॉटेड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, एंड दैट इज मेंशन्ड इन 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इलेक्शन कैसे होते हैं? दैट इज अ सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता है। राज्यसभा पोल्स हैव ए सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट पर अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट टू चेक द क्रॉस वोटिंग चेक करने के लिए उसको देख सकते हैं। शोइंग ए मार्क बैलेट टू एनीवन अदर देन वंस own party's authorization will render vote invalid. Nota option is not applicable in Rajya Sabha polls, and also not voting for the party candidate will not attract disqualification under anti-defection law. कोई अगर अपनी पार्टी कैंडिडेट को ही वोट नहीं कर रहा होगा तो भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते अंडर anti-defection law. Next, registered unrecognized political parties. So where election commission deleted 111 non-existent parties from the list of registered political outfits. तो ये registered जो कि 111 registered unorganized political parties थे वो non-existent पाए गए, and they are violating the Representation of the People Act 1951. It is noted that election commission के पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने के लिए कोई पावर नहीं है, एंड देयर इज ए रिफॉर्म स्टिल पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन अपने आप डी रजिस्टर नहीं कर सकता, पर वो यू कैन टेक अप द इशू ऑफ फाइनेंशियल इरेज को चेक कर सकता है। कुछ मैंडेटरी कंप्लायंस पार्टी से ले सकता है, लाइक सोर्सेस ऑफ मैनर ऑफ डोनेशन कहाँ से आता है, डिस्क्लोजर ऑफ बाय कंपनीज एंड डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट एक्सेट्रा. So election commission has initiated action against several registered unruly parties under section 29A and 29C of the Representative People Act 1951 for claiming tax exemption without fulfilling that is a mandatory requirements. So issues क्या क्या है, that is a registered unorganized political parties में ये only existed in paper. So they misuse the income tax exemption और donation जो कि political parties को मिलता है exemption, and they are this serious financial impropriety, and they also direct involvement in money laundering. So there is also another news, that is National E-Vidhan application
that is NEVA. So it is a system that is developed to make all the work on data related to legislative bodies available on online and for the use of both citizens and the members of the assemblies. So एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को रिलेटेड ऑल द वर्क एंड डाटा दैट विल बी अवेलेबल देयर एंड दैट विल बी ओपन फॉर both citizen and members of the assemblies. So e-विधान that is redesigned as NEVA. It is इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कि उसको रन करेगा. इट इज़ इन वन it is going to be a one platform, thereby creating a massive data depository. Next, contesting election from multiple states. Sorry, there is a again ये डिबेट आ चुका है. दैट इज कोई भी कंटेस्टेंट जो कि एक से ज़्यादा सीट से कंटेस्ट नहीं कर सकता है. रिसेंटली अभी क्यों न्यूज़ में है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक रिकमेंडेशन क्या है गवर्नमेंट को कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करने के लिए, दैट इज़ टू बार पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग फ्रॉम मोर देन वन सीट. कोई भी एक से ज़्यादा सीट पे कंटेस्ट नहीं कर सकते. एंड अगर करेंगे, अगर एज एन अल्टरनेटिव ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और एक रिकमेंड किया है कि दे विल बी इम्पोज्ड फाइन. बिकॉज अगर कोई 2 सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, अगर दोनों ही जीत जाते हैं तो उसके बाद उनको एक सीट से रिजाइन देना पड़ता है और दैट विल फोर्स टू ए बाई फोर. एंड इट ये पब्लिक एक्सचेकर पे हैम्पर होता है. आज पर दिस सेक्शन जो कि दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट एक है और देयर इज ऑल्सो अनदर रिपोर्ट दैट इज 170th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. They also recommended the same thing for restricting one contestant to one seat. Now, as per the section 33(7) of the RPA, that is one candidate can contest for maximum 2 seats. अभी का जो भी रूल है, current status of this, that one candidate can be contest from maximum 2 constituency. 1996 से पहले that is they can contestant from more than 2 also, but after the amendment they can contest from from a maximum 2 constituency. Now, issues with the present provisions, inconsistencies of RPA एंड स्ट्रेन ऑन द पब्लिक एक्सर. चूँकि बाई इलेक्शन होता है तो वो पब्लिक एक्सर पे स्ट्रेन होता है. देर इज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वोटर. देर इज़ this process lose the interest in electoral process of public. The legislative department, that is the Ministry of Law, and that is the legislative department under Ministry of Law and Justice, is the nodal agency to in the government to deal the issues related to the इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन को लेकर कोई भी इश्यूज होता है उसको कौन डील करते हैं, दैट इज़ अ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है. दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ. तो एंटी डिफेक्शन क्या है, इट्स प्रोवाइड्स डिसक्वालिफिकेशन MLAs who after being elected on a ticket of a political party voluntarily give up their party's membership. सो ये जो एंटी डिफेक्शन है इट प्रोवाइड्स क्या है इसमें, दैट इज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट किए होंगे और उसके बाद वो अगर पार्टी की मेंबरशिप से वॉलंटरली गिव अप करते हैं तो उनका डिसक्वालिफिकेशन आज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ होता है. एंड दिस इंक्लूडेड अंडर 10th शेड्यूल जो कि 52nd Constitutional Amendment Act 1985 तक हुआ है. So any question regarding disqualification, that is to be decided by the presiding office or of the house, that is the speaker. And grounds of in case of state legislative assembly, that is speaker, but in legislative
legislative council, that is I think governor. Grounds of disqualification, that is if a member votes or abstains from voting in such a house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party, and such act has not been condoned by the party within 15 days. अगर कोई भी मेंबर तो अपनी पार्टी लाइन के बाहर जाके कोई वोटिंग करता है या तो भी abstain करता है फ्रॉम वोटिंग, अगर पार्टी उसको 15 दिन के अंदर कंडम नहीं करता है, सो ही विल बी सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन. एंड नॉमिनेटेड मेंबर अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 6 मंथ, अगर 6 मंथ के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, पर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 6 मंथ वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. देयर इज सम एक्सेप्शन. देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ मर्ज. अगर कोई दिस एंड ये जो आर्टिफिशियल लॉ ये अलाउ करता है, दैट इज टू ए पार्टी टू मर्ज विथ और इनटू अनदर पार्टी. कोई अगर एक पार्टी से मर्ज हो जाता है तो उसको अलाउ करता है दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर इन फेवर ऑफ द मर्जर. जो भी उस पार्टी के 2/3 लेजिस्लेटर उस मर्जर के सपोर्ट में होना चाहिए. इफ ए पर्सन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उनको पार्टी से रिजाइन देना पड़ेगा, एंड दे कैन ऑल्सो रिजाइन द पार्टी वंस ही डेमिट्स दैट पोस्ट. There is also National E-Governance Service Delivery Assessment, that is NESDA, that is 2021 report. तो ये NESDA क्या है? सो ये NESDA जो होता है that is to assess state union territories and central ministries on depth and effectiveness of the e-governance service delivery. So e-governance service delivery की effectiveness and depth को assess करने के लिए, that is this is ये assess करता है. इट्स ए बाइनल स्टडी. बाइनल से क्योंकि दो चीज़ें देखता है, दैट इज डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस. ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस दैट इज यूज ऑफ द ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की हर लेवल पे टू ट्रांसफर रिलेशंस विथ सिटीजन्स, बिजनेस एंड अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो क्या किया हाईलाइट है इस रिपोर्ट का 2021 नेस्टा का, दैट इज सो जो इंक्रीज इन ई सर्विस डिलीवरी जो हाईलाइट किया गया है ई गवर्नेंस लैंडस्केप का कंट्री का, जो इंक्रीज इन ई सर्विस डिलीवरी, राइज इन यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल्स फॉर डिलीवरी ऑफ ई सर्विसेज, improvement across assessment parameter scores, and finance and local governance and utility service sector का जो ई सर्विसेज that is most widely used, and among the all states and territories Kerala is the highest overall compliance score. Okay, and among northeastern hill state Meghalaya and Nagaland are leading states, and among union territories that is Jammu and Kashmir rank the highest. That is among states that is Kerala, and among northeastern hill states that is Meghalaya and Nagaland, and among the union territories that is Jammu and Kashmir. And there is some recommendation mandatory that is sector specific services focused to attain the sustainable development goals. There is also adoption of standards for uniformity in governance and focus on security and privacy, embracing the newest technology. So आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आगे के सेक्शन को हम आगे अदर वीडियोस में कवर करेंगे.